सीए कानून के बाद दिल्ली में बहुत बड़ा दंगा हुआ था, हजारों लोग बेघर हो गए थे, पूरे दिल्ली में अफरा तफरी मची हुई थी। उसमें अंकित शर्मा जी को 400 बार चाकुओं से गोदा गया था, दिलवर नेगी को जिंदा जला दिया गया था, रतन लाल जी की निर्मम हत्या हुई थी। जिस व्यक्ति के छत पर बम बारूद रखा हुआ था, जिसके छत पे पत्थर रखे हुए थे, जिसके छत पे गुलेल रखी हुई थी, उस ताहिर हुसैन को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल गया। किसने दिया है? वैसे तो व्यक्ति वो आम आदमी पार्टी का है, अब आम आदमी पार्टी को शायद अपनी इंसल्ट फील हो रही होगी, अब उसको टिकट मिला है एमआईएम के जरिए। मैं बार बार कहता हूं, यह व्यक्ति होमगार्ड भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अभी वो जेल में है। यह ताहिर हुसैन जो जेल में बंद है, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है, वो होमगार्ड भी नहीं बन सकता, चपरासी भी नहीं बन सकता, सिपाही की दौड़ में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन वो जेल में रहते रहते विधानसभा का टिकट ले सकता है। विधानसभा में जीत जाए तो आके शपथ ले सकता है और फिर वो सांसद, वो विधायक भी कहलाएगा। जेल में रहते रहते इसको वेतन भी मिलेगा, भत्ता भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगा, बंगला भी मिलेगा। और हो रहा है। 2 लोग लोकसभा जीत के आए, एक कश्मीर से एक पंजाब से, दोनों सांसद हो गए, जेल में हैं, लेकिन शपथ लेने के लिए उनको छूट मिली, आए शपथ लिए, फिर जेल चले गए। वेतन उनको आज भी मिल रहा है, भत्ता आज भी मिल रहा है, पूरी सुविधा उनको आज भी मिल रही है। ये अलग बात है कि वो जेल में है इसलिए वो फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट वाला पास उनका बेकार जा रहा है। तो वही हाल ताहिर हुसैन का हो रहा है। इतना घटिया कानून तो कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में इतना घटिया कानून नहीं है। जो व्यक्ति पूरे दिल्ली में आग लगवाना चाह रहा था, पूरी तरीके से कम्युनल दंगा जिसने कराया, सीए कानून के बारे में झूठ बोला, झूठ बोलने के कारण अल्टीमेटली सीए कानून भारत के किसी व्यक्ति की नागरिकता लेने का तो कोई संबंध था नहीं। जो सीए कानून है, न वो भारत के लोगों की नागरिकता लेता है, न भारत के लोगों की नागरिकता देता है। उसका संबंध तो केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो वहां अल्पसंख्यक थे, जो बेचारे प्रताड़ित होकर आए हुए थे, उनको नागरिकता देने का था। भारत के लोगों से कोई लेना देना नहीं था। और ये ताहिर हुसैन पूरे दिल्ली में घूम घूम के इसने झूठ फैलाया कि नहीं, ये सीए कानून आया है तो दिल्ली में जो मुस्लिम रहते हैं इनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। उसके चक्कर में सारे मुस्लिम सड़क पे बैठना शुरू किए। शाहीन बाग वाला कांड आपको याद होगा, उसके बाद ही पूरा दिल्ली का दंगा भड़का। ये व्यक्ति मास्टरमाइंड है। इसके छत पे गुलेल मिली थी और उस गुलेल का जो निशाना था वो सामने मंदिर की तरफ था, यानी उस गुलेल से जो पत्थर फेंके जा रहे थे वो मंदिर की तरफ फेंके जा रहे थे। इसके छत के ऊपर बाकायदा पत्थर खूब जम के मिले थे। जब वहां से अब लोगों को खींचा जा रहा था तो उनको खींच खींच इसके घर पे लाया जा रहा था। इसका घर उस समय वहां के जिहादियों का, पत्थरबाजों का एक तरीके से सुरक्षित ठिकाना बना हुआ था। इसके घर में पूरी साजिश हुई थी। मामला कोर्ट में चल रहा है, फंडिंग का भी मामला चल रहा है, आयसरिक संपत्ति का काम मामला चल रहा है, हवाला का मामला चल रहा है, भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, दंगे का मामला चल रहा है। इसके बावजूद इसको ओवैसी जी ने टिकट भी दे दिया। अब ये चुनाव भी लड़ेगा और अगर जीत गया तो माननीय विधायक भी कहलाएगा, माननीय कहलाएगा, पुलिस की सिक्योरिटी में आएगा, फिर शपथ लेगा। और शपथ किसकी लेगा? संविधान की शपथ लेगा कि मैं भारत के संविधान की शपथ लेता हूं कि देश की एकता अखंडता को मजबूत करूंगा। सोचिए जरा, यह दंगाई शपथ क्या लेगा कि मैं भारत के संविधान की शपथ लेकर कहता हूं कि मैं देश की एकता अखंडता मजबूत करूंगा। जिसने एकता और अखंडता को तार तार किया है, यह संविधान लेगा कि मैं भाईचारा बढ़ाऊंगा, जिसने पूरे दिल्ली के भाईचारा को तार तार कर दिया। यह झूठ पाखंड कब तक चलेगा? मैं माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से निवेदन कर रहा हूं, इलेक्शन रिफॉर्म करिए। ये 1951 का जो नेहरू जी का कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये सड़ा हुआ है। इस सड़े हुए कानून के कारण माओवादी भी चुनाव लड़ रहे हैं, नक्सली भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिहादी भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो बंगाल का शाहजहां शेख भी चुनाव लड़ रहा था, जिसका पता चला वो तो बांग्लादेशी था। इस 1951 में कोई न मिनिमम क्वालिफिकेशन है, न कोई मैक्सिमम एज लिमिट है, न ये भी लिखा हुआ है कि हाँ एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता। एक आम जनता 2 जगह से वोट नहीं दे सकती, लेकिन कोई व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। एक अनपढ़, अनाड़ी, गंवार आदमी होमगार्ड भी नहीं बन सकता, चपरासी नहीं बन सकता, क्लर्क नहीं बन सकता, सिपाही नहीं बन सकता, लेकिन अनपढ़, अनाड़ी, गंवार सांसद भी बन सकता है, विधायक भी बन सकता है। एक गंवार आदमी शिक्षक नहीं बन सकता, टीचर नहीं बन सकता, लेकिन वो शिक्षा मंत्री बन सकता है। एक गंवार आदमी जो है वो क्लर्क नहीं बन सकता,
वित्त मंत्री बन सकता है। एक गंवार आदमी होमगार्ड नहीं बन सकता, सिपाही नहीं बन सकता, लेकिन वो गृह मंत्री बन सकता है। ये कानून हम क्यों अपने पास रखे हुए? क्या भारत में पढ़े लिखे लोगों की कमी है? अरे ये कानून 1951 में तब बना था, उस समय लोग अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब आज़ादी के आंदोलन में लग गए थे। उस समय कंडीशन तय की गई थी कि भाई ठीक है, अभी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखेंगे तो बहुत सारे लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी अपना जीवन खपा दिया है इस पूरे फ्रीडम मूवमेंट में, वो बेचारे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो इसलिए मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं रखेगी। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए, अच्छे चरित्र के लोग राजनीति में आने चाहिए। अच्छे चरित्र का मतलब ऐसे दंगाई आएंगे, हैदराबाद में एक दंगाई, यहां दिल्ली में एक दंगाई, बंगाल में एक दंगाई, ऐसे कितने, आपके पंजाब में एक दंगाई, कश्मीर का एक दंगाई, ऐसे ऐसे लोग चुन चुन के आ रहे हैं। और चूंकि टिकट मिल जाता है तो लोगों के पास सामने दुविधा हो जाती है। कई बार ऐसा होता है पार्टी अच्छी होती है लेकिन कैंडिडेट घटिया होता है। अब वो सोचते हैं मैं कैंडिडेट को देखूंगी पार्टी को देखूं, तो पार्टी देख के वो दे देते हैं, वोट दे देते हैं। कई बार ऐसा होती है पार्टी घटिया होती है, कैंडिडेट अच्छा होता है, तो आम जनता तो इस बात में परेशान है कि मैं कैंडिडेट को देखूं या पार्टी को देखूं, किसको देखूं। तरीका इसका यही है, इलेक्शन रिफॉर्म किया जाए, जुडिशियल सिस्टम को ठीक किया जाए। और पहली बात, जिन लोगों के खिलाफ गंभीर मामलों में, रेप के मामले में, मर्डर के मामले में, दंगे के मामले में, बलात्कार के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, कालाधन हवाला के मामले में, जिनके खिलाफ कम से कम कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया है, उनको तो चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए। मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 4 साल से पेंडिंग है, अभी तक जवाब नहीं आया है। हमारा यह कहना है चलो एफआईआर फर्जी हो सकता है, चलो एक भी मान लिया कि शिकायत फर्जी हो सकती है, एफआईआर फर्जी हो सकता है, पुलिस जांच भी फर्जी कर सकती है, चार्जशीट भी फर्जी बन सकती है, मतलब गलत प्रभाव में बन सकती है। लेकिन जब चार्ज फ्रेम हो गया, चार्ज फ्रेम के पहले तो जज दोनों पक्षों को सुनते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं और फिर तय करते हैं कि मुकदमा चलाने लायक है कि नहीं है, चार्ज फ्रेम हो, इसमें कौन कौन सी धाराएं चलेंगी। कम से कम चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज पे तो रोक देना चाहिए। और अगर हम ये नहीं कर सकते तो हमें जस्टिस विद इन ये लागू करना चाहिए। भाई 2020 में दंगा हुआ था, अगर 2021 में इस ताहिर हुसैन को सजा हो गई होती तो चुनाव नहीं लड़ पाता ना, सजा याफ्ता हो जाता, तो सजा याफ्ता लोगों के चुनाव लड़ने पे बैन है। और उसमें भी 1951 का नेहरू वाला कानून महाघटिया है। सजा याफ्ता लोगों के चुनाव लड़ने पे केवल 6 साल का बैन है, और सजा याफ्ता तब जब उसको 2 साल से ज्यादा की सजा हो। एक आम आदमी को अगर 2 दिन की सजा हो जाए तो जिंदगी में कभी सरकारी नौकरी कर ही नहीं सकता। आम आदमी को मात्र 48 घंटे की सजा हो जाए, 2 दिन की सजा हो जाए, तो जिंदगी भर, बाकी अधिकारी तो छोड़ो, ड्राइवर भी नहीं बन सकता, क्लर्क भी नहीं बन सकता, होमगार्ड नहीं बन सकता, चपरासी नहीं बन सकता। और वहीं दूसरी तरफ सांसद विधायक को 2 साल तक की सजा होगी तो भी कोई बैन नहीं होगा। जब 2 साल से ज्यादा की सजा होगी तो बैन कितना होगा? मात्र 6 साल का, मात्र 6 साल का। ऐसा अत्याचार हम क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं, अगर भारत को बदलना है तो केवल अंग्रेजी कानूनों को नहीं बल्कि कांग्रेस के कानूनों को भी बदलना पड़ेगा। अंग्रेजों ने तो सारे के सारे कानून भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए, सारे के सारे कानून डिवाइड एंड रूल के लिए बनाए, लेकिन कांग्रेस ने कोई ढंग का कानून बनाया नहीं। ये 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, अंग्रेजों के कानून की फोटोकॉपी है, कॉपी पेस्ट है, ये कोई बदलाव नहीं हुआ है। और नतीजा यही हो रहा है, अच्छे लोग, समझदार लोग, अच्छे पत्रकार, अच्छे कलमकार, अच्छे लेखक, अच्छे बुद्धिजीवी, ईमानदार और मेहनती रिटायर्ड लोग, ईमानदार और मेहनती प्रोफेसर, ये संसद विधानसभा नहीं पहुंच रहे, दंगाई संसद में पहुंच रहे हैं, माओवादी संसद विधानसभा में पहुंच रहे हैं, नक्सली संसद विधानसभा में पहुंच रहे हैं, अलगाववादी जिहादी कट्टरपंथी संसद विधानसभा में पहुंच रहे हैं। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं कि एक बार इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर चर्चा करिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन जब होगा तब होगा, उसके लिए तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। इलेक्शन रिफॉर्म के लिए तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करने के लिए 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट तय करने के लिए 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाने के लिए 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, सब सिंपल मेजॉरिटी चाहिए 50, और सिंपल मेजॉरिटी है। पुलिस रिफॉर्म सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा, जुडिशियल रिफॉर्म सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा, एजुकेशन रिफॉर्म सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा, टैक्स रिफॉर्म सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। तो कम से कम जो जो काम सिंपल मेजॉरिटी से हो सकते हैं जिससे भारत की स्थिति बदलेगी,
भ्रष्टाचार अपराध कम होगा, अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा कानून बनाएंगे। नहीं तो ऐसे दंगाई आएंगे तो ये तो अच्छा कानून बनाएंगे नहीं, ये तो दंगाई आएंगे 5 साल में अपना बढ़िया मस्ती करके जाएंगे और 5 करोड़ लगाएंगे और 50 करोड़ कमा के जाएंगे। दंगाइयों का तो मेन उद्देश्य राजनीति में आने का है कि भैया हमको फूल माला मिलती रहे, माइक मंच मिलता रहे, भाषणबाजी करते रहे, और उनका कोई भारत को बदलने के लिए तो आते नहीं हो संसद विधानसभा में। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, इलेक्शन रिफॉर्म पे गंभीरता के साथ चिंतन करिए। बहुत सारे इलेक्शन कमीशन के सुझाव हैं जो आज तक लागू नहीं हुए। वेंकट चलैया कमीशन के बहुत सारे सुझाव हैं, आज तक नहीं लागू हुए। लॉ कमीशन के बहुत सारे सुझाव हैं, आज तक नहीं लागू हुए। और इलेक्शन रिफॉर्म पे मेरी बहुत सारी PIL है जिसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे आइडिया दिए हैं, उस पर भी सरकार ने जवाब नहीं दिया। तो कम से कम इलेक्शन रिफॉर्म करिए जिससे भारत की राजनीति का शुद्धिकरण हो। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।